We were discussing about the supply chain concepts, basic concepts, objectives, and stages of supply chain. That is the first part of Unit 1 of Supply Chain and Logistics Management. Code is KMBOM01. Okay. So we have discussed about the definition, standard definition of supply chain management. Now we are going to discuss about the objectives in supply chain. So there are various objectives in supply chain. So if you see in various stages, I have told you that there are 5 major elements of supply chain. ठीक है, कौन कौन से elements होते हैं? सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है और कस्टमर होता है. ठीक है, तो सप्लायर साइड में क्या होता है? सप्लायर से कस्टमर के बीच में मैं ये सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे कि मैं आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझा पाऊँ. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका जो होता है वो क्या होता है? सप्लायर. फिर इसके बाद होता है आपका मैन्युफैक्चरर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर एंड कस्टमर. अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एक ही होते हैं, मे बी हो सकते हैं, है ना, कि एक ही हो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, है ना, वही डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है. जैसे होलसेलर होते हैं ना, तो होलसेलर होगा या रिटेलर अलग भी हो सकता है. तो इसलिए आप इसको कंबाइंड भी ले सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें हमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स को समझना है कि सप्लाई चेन के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है. तो अब देखिए परचेजिंग जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है? परचेजिंग. अब परचेजिंग क्या है? किसके लिए परचेजिंग? रॉ मटेरियल्स की जो भी परचेजिंग की जाएगी. तो ये जो परचेजिंग ऑकर करेगी, ये एक्टिविटी कहाँ पर ऑकर करेगी? इन बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर. ओके, सो अब इसमें जब परचेजिंग एक्टिविटी हम देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? तो फर्स्ट इज स्टेबल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट. व्हाट इज स्टेबल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट? यू हैव गॉन थ्रू EOQ मॉडल, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी. अब देखिए आपकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, है ना. जैसे आपने कोई वेयर हाउस स्टैब्लिश किया तो उस वेयर हाउस की कुछ कैपेसिटी होगी कि मैं इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी ही मेंटेन कर सकता हूँ. होता है ना क्यू क्वांटिटी. तो क्यू क्या है? एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी है जो कि आप मेंटेन करते हो. तो जब भी आप रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट भेजोगे तो किस हिसाब से भेजोगे? जब वो क्यू कंज्यूम हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्यू के लिए आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि मुझे आप अपने सप्लायर को बोलेंगे कि इस डेट पर मुझे क्यू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड कर दें. ठीक है, अब क्यू क्वांटिटी क्या है? मेरे वेयर हाउस की कैपेसिटी, जितना मैं अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रख सकता हूँ. तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट स्टेबल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट. ओके, तो स्टेबल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट क्या है? कि वो जो क्यू क्वांटिटी जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, वही मेरी रिक्वायरमेंट है. और वो जैसे जैसे मेरे पास खत्म होती जाती है उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ? मैं उसे अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ. ओके, next is what? Flexible delivery time. What is flexible delivery time? So flexible delivery time is that means in case of emergency, है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, मुझे स्केल अप स्केल डाउन करने की जरूरत पड़ गई. ठीक है, तो उस केस में मेरा सप्लायर के साथ इतना क्लोज टाई अप है कि मैं उसको जब भी बोलूंगा वो उस टाइम पर मुझे मटेरियल प्रोवाइड कर सके. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि फ्लेक्सिबल डिलीवरी टाइम, है ना, वो भी आप रखेंगे. उससे बोलेंगे कि इन केस ऑफ अगर डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो मुझे अगर ज्यादा मटेरियल की जरूरत होगी तो क्या प्रोवाइड करा पाओगे? ठीक है, या कम आइटम की जरूरत है, मान लीजिए मुझे इस मंथ में आइटम्स की जरूरत नहीं है ना, रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ अपने प्लांट को, एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस है हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ और एक्टिविटी है, या सर्टेन मान लीजिए मैं कोई सीजनल प्रोडक्ट है जिस पर ऑपरेट करता हूँ, तो किसी पर्टिकुलर सीजन में मुझे जरूरत है, दूसरे सीजन में मुझे जरूरत नहीं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल डिलीवरी टाइम, तो इट मस्ट इट मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो रिगार्डिंग परचेजिंग. नेक्स्ट इज द लार्ज क्वांटिटीज. लार्ज क्वांटिटीज क्या होता है? कभी कभी आप बल्क में मटेरियल खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं? कि जिससे आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल सके. ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटीज में अगर आप प्रोक्योर करते हैं तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप उससे बोलेंगे कि मुझे आप क्वांटिटी डिस्काउंट दें और मैं लार्ज क्वांटिटी में आपसे जो है प्रोडक्ट परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल परचेज करूंगा. ठीक है, तो दिस मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव इन परचेजिंग साइड. ओके, अब जब आप मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की सारी एक्टिविटी कहाँ पर होती है? ये मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट में. ओके, सो मैन्युफैक्चरर एलिमेंट में. तो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? लॉन्ग रन प्रोडक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या हो सकता है? 24/7 प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन हो सकता है, फ्लो शॉप प्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है,
तो लॉन्ग रन मीन्स 24 घंटे आप जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे जो आप देखिए कार कंपनीज की जो असेंबली लाइन होती है वो 24 घंटे काम करती है। 8 आवर्स की जो है 3 शिफ्ट पर वर्कर आते हैं, वर्कर चेंज होते जाते हैं, लेकिन काम 24 आवर्स जो है चलता रहता है मशीनों पर। ठीक है, तो इस तरीके के लॉन्ग रन प्रोडक्शन को अगर आप रन कर रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज द कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, कि कंज्यूमर किस तरीके का प्रोडक्ट परसीव करता है, कंज्यूमर क्या चाहता है ना, क्या उसके क्वालिटी पैरामीटर है। ठीक है, आपके क्वालिटी पैरामीटर एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ होंगे, इसीलिए तो आप जो है पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं ना। ठीक है, तो दैट इज योर पैरामीटर, है ना। किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है? आपके क्वालिटी पैरामीटर। ओके, आप चाहते हैं कि कम से कम इतना तो परफॉर्म करना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज दैट? योर क्वालिटी पैरामीटर्स। ओके, तो ये भी आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइड में कंसीडर किया जाने वाला ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आप मैप करिए, नीड को मैप करिए, और उसके बेसिस पर उसके जो क्वालिटी पैरामीटर हैं उसको अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? हाई प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। मीन्स कितने कम से कम इनपुट में आप कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना पाए हैं, है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल जितना आपको क्वांटिटी में मिलेगा, अब उसमें से अगर आपने पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया है और पूरा पूरा रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी हाईएस्ट आएगी, और वो कितनी होगी? 1। 1 क्या होता है? मीन्स जितना आपने इनपुट लिया था, आपने पूरा पूरा इनपुट लगा करके आउटपुट बनाया है, तो वो क्या हो गया? आपकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। ओके, तो हाई प्रोडक्टिविटी, यू नीड टू अटेन द हाई प्रोडक्टिविटी। ओके, आप क्या सोचेंगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रॉ मटेरियल लूंगा जिससे कि मैं परफेक्ट आउटपुट दे पाऊं अपने कस्टमर को। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? हाई प्रोडक्टिविटी। तो योर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन द हाई प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज लो प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हाट इज लो प्रोडक्शन कॉस्ट? मींस लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि प्राइस अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते, कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी कॉस्ट को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते जाते हैं, शॉर्ट करते जाते हैं, ठीक है, होता है ना, स्पेयर पार्ट जो भी निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, क्या मशीन में कोई गड़बड़ है। ठीक है, जो सॉरी, आपके जो स्क्रैप्स वगैरह निकलता है ना, तो स्क्रैप्स वगैरह जो आते हैं तो वो क्यों इतना ज्यादा स्क्रैप हो रहा है। ठीक है, स्क्रैप को सही तरीके से किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है, कैसे आप उसको रीयूज में ला सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में किस तरीके से मेंटेनेंस दोबारा से ना करना पड़े, रिपेयर एक्टिविटी ना करनी पड़े, तो ये सब क्या है? आपके कॉस्ट कम करने के तरीके हैं। तो ये सब आप मैन्युफैक्चरिंग में डिप्लॉय करते हैं कि एक बार में आपने फुल प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो दैट मस्ट बी योर ऑब्जेक्टिव व्हाइल मैनेजिंग द सप्लाई चेन। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो सकता है। वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी कहाँ पर लाई करती है? ये मैन्युफैक्चरर के स्टोर से निकलने के बाद, या मैन्युफैक्चरर के स्टोर में, या डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट में, या रिटेलर पार्ट में। क्यों? जब तक कस्टमर को नहीं दिया है तब तक तो आप स्टोर करके रखेंगे ना। रिटेल स्पेस में क्या होता है? वो सेल्फ में जो है सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है? लो इन्वेंट्री, मैनेजिंग द लो इन्वेंट्री। ठीक है, अब आप देखिए तो जनरली जैसे आप किसी रिटेल शॉप में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिस्प्ले में जो लगे हैं आइटम, ठीक है, तो उसमें से तो आपको रेयरली निकाल के देते हैं ना, आपको तो अपने गोडाउन में से ला करके देंगे कि ये लीजिए, वो तो डिस्प्ले का है ना। जैसे आप किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं तो जो आप देखिए तो जो डिस्प्ले के लिए कपड़े लगे होते हैं, ठीक है, तो उनमें से तो आपको नहीं उतार के देते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वेयर हाउस में से ये नंबर का जो है पीस ले आओ और इन कस्टमर को दे दो। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? लो इन्वेंट्री। जो आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, वो क्या है? कम से कम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, जितना कम से कम इन्वेंट्री आप मैनेज करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना हेडेक कम रहेगी। ठीक है, अदरवाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ सीरियस इशू। ठीक है, तो ये बोला जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या बोला जाता है कि आप जस्ट इन टाइम इस्तेमाल करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो जस्ट इन टाइम क्या है कि सप्लायर को मैनेज करने दें इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि सप्लायर को तो रखना ही है रॉ मटेरियल, है ना। तो जब तक उसका बिक नहीं जाता तब तक उसे मेंटेन करना ही है, तो उधर पर उससे बोला जाता है कि आप जो है जस्ट इन टाइम अप्लाई करें। तो वो क्या है कि वो जो मल्टीपल पार्ट में आपको इन्वेंट्री स्टोरेज की जरूरत है, अलग अलग आप वेयर हाउस बनाओगे तो उस वेयर हाउस को हटा ही दें। ठीक है,
तो उसकी बजाय पर आप अपनी कोर कंपिटेंसी पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर साइट में आपने सीधा डिस्प्ले पर भेज दिया जा करके, है ना, या आप देखते हैं आजकल मॉल्स वगैरह में तो अलग अलग एक ही सेल्फ पे, है ना, जैसे सोप की सेल्फ है तो सोप की सेल्फ में आप देखिए तो अलग अलग कंपनीज के सारे आपको जो है सारे ब्रांड के सोप एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से कि आपको आपने कस्टमर्स को बहुत सारी चॉइस दे दी है ना। एक कम सेल्फ पर ही आपने कई तरीके की इन्वेंट्री कम कम क्वांटिटी में लगा करके अपने कस्टमर को काफी सारी चॉइस प्रोवाइड कर दी है कि आपको अगर जो भी आपका टेस्ट या प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज दैट, दैट इज द मेंटेनिंग और मैनेजिंग द लो इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है टाइम टू टाइम, तो इसके लिए एक तरीका बताया जाता है कि नियर सप्लायर एंड नियर कस्टमर कंडीशन मींस यू नीड टू ऑपरेट। आपको ऐसी जगह पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी चाहिए जहां पर सप्लायर आपके पास में हो और कस्टमर भी आपके पास में हो, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ट्रांजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा आपको मूव नहीं कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो टाइम टू टाइम कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे अगर आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज की हुई है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं जैसे सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, पर्ट है, उन सब का इस्तेमाल करते हैं टू ऑप्टिमाइज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी बहुत सारे हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज क्विक रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी। व्हाट इज दैट, तुरंत प्रोवाइड करें, तुरंत आप जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, रिप्लेनिशमेंट करें, फुलफिलमेंट करें। ओके, तो अब ये क्या होता है, जैसे कस्टमर ने मांगा आपसे कोई भी प्रोडक्ट, तो आप क्या करें, इमीडिएटली प्रोवाइड करें। क्यों, आजकल टॉलरेंस लिमिट नहीं है कस्टमर के पास, है ना, वो जरा भी टॉलरेट नहीं कर सकता, वो चाहता है कि मैं इधर पैसे दूं और उधर मुझे मटेरियल मिल जाए। इवन आप लोग रेस्टोरेंट में भी जाके देखते होंगे ना कि आपने दिया ऑर्डर और आप चाहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मुझे जो है जल्दी से जल्दी मुझे मेरा ऑर्डर मिल जाए और मैं जो है उसको कंज्यूम करूँ और निकलूं, ठीक है। तो टाइम इज अ कंस्ट्रेंट ना हो, तो अब क्विक रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी, कितना जल्दी कितना फास्ट आप जो है उसका फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अमेजन प्राइम आप क्यों ऑप्ट करते हैं कि जिससे 24 घंटे में ही आप जो है डिलीवरी दे, मतलब कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे विद इन 24 आवर्स, है ना, मैंने भी ऑर्डर किया 24 घंटे के अंदर मुझे जो है डिलीवरी मिल जाए। तो दैट इज व्हाट क्विक रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है आप इस तरीके से डिवाइस करिए कि वो जल्दी से जल्दी आप उसका फुलफिलमेंट कर सकें। तो ये सही वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेयर हाउसिंग मतलब आप उस प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रखें, प्रॉपर्ली उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखें और जरूरत पड़ने पर सही टाइम पर सही लॉजिस्टिक्स मीडियम का इस्तेमाल करके उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दें, ठीक है। नेक्स्ट इज द कस्टमर्स। कस्टमर्स पार्ट में अगर आप देखें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन में वो क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट इज शॉर्ट ऑर्डर लीड टाइम। व्हाट इज शॉर्ट ऑर्डर लीड टाइम, ठीक है। जनरली कस्टमर जो आपका प्रेफर करता है वो क्या है, शॉर्ट ऑर्डर, है ना। अब इस तरीके से जैसा आप वॉल्यूम में बाई करते हैं उस तरीके से कस्टमर तो नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें वो बेसिकली प्रेफर क्या करता है, लीड टाइम जितना कम से कम होगा वो उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो होता है ना, जैसे आप होलसेलर के पास जाते हैं तो होलसेलर क्या कहता है कि भाई मैं इतने इतने कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करा सकता, आपको चाहिए तो आप जो है रिटेल मार्केट से लीजिए जाकर के, ठीक है। तो शॉर्ट ऑर्डर क्या है कि बेसिकली जो ऑर्डर है उसकी क्वांटिटी कम होगी और वो लीड टाइम, जैसे स्विगी का आजकल ऐड आता है तो वो क्या कहते हैं कि आप अगर एक रसगुल्ला भी ऑर्डर करेंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स हम इतने ज्यादा शॉर्ट ऑर्डर को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम की जरूरत यही है, कस्टमाइजेशन, कस्टमर की नीड के हिसाब से आप शॉर्ट ऑर्डर भी कंसीडर करें। पहले होता था आपके आसपास के जो रेस्टोरेंट होते हैं वो क्या लिखते हैं कि मिनिमम 200 रुपए का ऑर्डर, मिनिमम 300 रुपए का ऑर्डर अगर होगा तो ही हम होम डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो जनरली अब ये है शॉर्ट ऑर्डर लीड टाइम। तो लीड टाइम क्या होता है कि कितनी देर में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। डोमिनोज बोलता है कि 30 मिनट में आपको पिज्जा दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लीड टाइम, ठीक है। लीड टाइम मीन्स आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के आधे घंटे ही आपको रुकना पड़ेगा, आपके घर पे पिज्जा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट शॉर्ट ऑर्डर लीड टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूमरस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज देयर, है ना। आपको जैसे मैंने बताया कि आप सोप के सेल्फ में गए मॉल में और वहां पर देखा आपने हर ब्रांड के सोप लगे हुए हैं, ठीक है। आपको चूज करना है कि आपको कम कॉस्टली चाहिए या ज्यादा फ्रेग्रेंस चाहिए या ज्यादा बेहतर, मतलब कह सकते हैं आपके अलग अलग पैरामीटर हैं, उसके बेसिस पर इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट की बंडलिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स कस्टमर को एक प्रोडक्ट की कई सारी वैरायटी, कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो भी वो ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट वो परचेज़ करना चाहे, वो परचेज़ कर सकता है। वे प्रोटीन आपने जैसे ही आपने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और स्नैपडील पे आपने वे प्रोटीन टाइप किया, प्रोटीन का एक टाइप है वे प्रोटीन, ठीक है? तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो अलग-अलग रेट के आपको जो है वे प्रोटीन अलग-अलग ब्रांड के दिखा रहा है, ठीक है? तो वो क्या है आपको इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना? कोई भी प्रोडक्ट आप एक्स, वाई, ज़ेड है ना, टेलीविज़न डालेंगे तो मल्टीपल टेलीविज़न आपको जो है ऑप्शंस खुल कर के आ जाएँगे, मोबाइल डालेंगे, है ना? तो बहुत सारे मोबाइल आप प्राइस रेंज सेलेक्ट कीजिए और उसके बेसिस पर आप देखिए तमाम तरीके के फ़िल्टर हैं जो कि आप अप्लाई करके देख सकते हैं। So enormous variety of products are available. Okay, so this is also an objective of supply chain. Next is the low price. ठीक है, means you need to maintain the low price. Okay, low price for the customer. जितना आप मतलब जैसे जैसे आप कहते हैं आपका कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है, आप उसको ऑप्टिमाइज करते जाइए, प्राइस को भी कम करते जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, so that is also the objectives of supply chain. So if you have any doubt, you can ask. Okay, so thank you.